राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, जाने माने निर्माता, निर्देशक। लेकिन स्टेज पर आने से पहले पता है उन्होंने क्या कहा? सर मत कहिए, रॉम बुलाइए। रॉम यानी कि उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म। तो रॉम को मैं जोरदार तालियों के साथ यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी का, मशहूर और प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक में से एक। लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ उन्होंने मिलकर संस्मरण द स्ट्रेंजर इन द मिरर का लेखन किया है। ये पुस्तक उस फिल्मकार के समृद्ध अनुभवात्मक बहुआयामी जीवन का वर्णन करती है। इन्होंने रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और भाग मिल्खा भाग जैसी तमाम मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पुस्तक जो हाल फिलहाल राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने लिखी है, उनके निस्वार्थ जीवन के हर एक पहलू को उजागर करती है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुशी से पीछे हटता है और विशेषज्ञों को अपना काम करने देता है। ये पुस्तक चाय बिस्किट वाले कॉलेज के दिनों से लेकर शैंपेन की पॉपिंग तक पहुंचाती है। तो चलिए इस सत्र का आगाज करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राकेश जी के लिए। राकेश जी, ये जो पुस्तक आपने लिखी है, ये आपके जीवन के कई सारे बहुआयामी पहलुओं को दर्शाती है। उन्हीं में से कोई एक रोमांचक किस्सा आज हो जाए। पुस्तक का नाम है स्ट्रेंजर इन द मिरर। वो जैसे अपनी आत्मकथा है वैसी ऐसी ही कुछ किताब है। तो मुझे लगा इससे पहले मैं सब भूलना शुरू हो जाए मेरा, और दिमाग से सब निकल जाए। एक बार मेरा जो सफ़र रहा है बचपन से, और मैं दिल्ली वाला हूँ, तो पुरानी दिल्ली से लाजपत नगर से। दिल्ली के हैं ये, तो दिल्ली वालों एक दिल्ली वाले का स्वागत कीजिए। और कैसे करते हैं आपको बखूबी पता होगा। तालियां हो जाएं एक बार फिर से। और जब मैं बैक स्टेज बात कर रही थी राकेश जी की, बहुत सारी इन्होंने बताई यहाँ के किस्से और कहानियाँ और यादें जो जुड़ी हुई हैं। नेशनल स्टेडियम से भी आपकी सर याद जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा। क्या है वो यादें? मैं दिल्ली स्टेट के लिए स्विमिंग करता था। एशियन गेम्स कैंप तक पहुंचा था स्विमिंग पे। वाटर पोलो कप्तान था दिल्ली टीम का, कॉलेज का। वाटर पोलो जी। कोई सोच सकता है इतना ज़हीन शख्स कभी वाटर पोलो से जुड़ा हुआ था? वो क्रिकेट में कभी चांस नहीं लगा, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो कुछ और ढूंढना पड़ा। तो ये मुंबई तक का सफ़र कैसे तय हो गया राकेश जी? सच बताऊं तो पता नहीं, वो गंगा बह रही थी, मैंने गोता लगा दिया, जहाँ ले गई ले गई। वही बात है जो अभी इससे पहले वाले सेशन में हो रही थी। छोटे छोटे शहरों से, खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। वाह। तो एक दिन झोला उठाया आपने और तय कर लिया बम्बई जाना है। हाँ, झोला तो नहीं था मेरे ख्याल से, वो उस टाइम संदूक होता था, तो वही लेके चला था। और संदूक लेके चल गया। राजधानी में विदाउट टिकट। या विदाउट टिकट? उसका एक्सपर्ट था मैं। तो पैसे नहीं थे या फिर कोई और मजबूरी थी? पैसे कम थे, बचाने पड़ते थे, तो काम तो करना है। थोड़ा इलीगल था, बट वो क्या करता था, वो टीटिया में बिठा देता था पीछे, बाथरूम के पीछे। बाथरूम के पीछे? 416 रुपये का टिकट था, 100 रुपये में काम बन जाता था। 100 रुपये टीटी को पकड़ाए और पूरा यात्रा हो गई। अभी टीटी का नाम बदनाम ना कीजिए आप, मेरा ही करें तो अच्छा है। लेकिन वापस आपकी किताब पर आते हुए, कौन से वो पहलू हैं आपके जीवन के जो आप कह भी रहे थे कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैंने इस किताब के ज़रिए उसे दुनिया के सामने रख दिया? काफ़ी मोटी किताब है, तो हर एक चैप्टर ही एक पहलू है। बचपन का चैप्टर अपना पहलू है। जब मैं पहली बार मुग़ल आज़म सुनी थी मैंने, और वो कोई एक फेयर चल रहा था, तो उसमें हमारे बाबूजी जो थे उनको राइफल में वो मिल गया रिकॉर्ड प्लेयर, पर रिकॉर्ड के पैसे नहीं होते थे घर पे। तो कबाड़ी बाज़ार में जाके, जो यहाँ लगता है लाल किले के पीछे एवरी संडे, वहाँ मुग़ल आज़म का लॉन्ग प्लेइंग 10 रुपये में मिल गया, कोई सेकंड हैंड। 4 साइड्स थी, तो एक एक डायलॉग सुनते थे उसका, और मुँह जवानी याद हो गया। तो उसमें दिलीप कुमार साहब जिन्होंने जहांगीर का रोल प्ले किया था, वो वो आ रहे हैं, और अकबर का रोल पृथ्वीराज कपूर ने प्ले किया था, तो वो उनको वेलकम करने जा रहे हैं, और वो जंगी लिबास में था। मेरे को हमेशा जंगली लिबास सुनाई देता था,
मुझे लगता था यार ये अकबर इतना बड़ा एम्परर है, ये फूल पत्ते पहन के क्यों जा रहा है अपने बेटे को मिलने। बाद में जाके फिल्म देखी तो वो जंगी लिबास आया। तो कुछ ऐसे ही छोटे मोटे किस्से हैं। सबसे प्यारा किस्सा मेरे ख्याल से जब मैं बॉम्बे गुलजार साहब वाला किस्सा बताइए, चलो जी। वो सबसे दिलचस्प है। मेरे बॉम्बे पहुंच के कुछ 5-7 दिन हुए थे और मैं गुलजार साहब के घर पहुंच गया, उनके ऑफिस में, कोजी होम पाली हिल में। अब तो नेबर हैं वो, तो वहीं पे घर भी ढूंढ लिया मैंने। तो जाके गेटमैन को झूठ बोला कि मेरा अपॉइंटमेंट है गुलजार भाई के साथ। फिर बेल दबाई, दरवाज़ा खुला, तो आज भी याद। काफी आत्मविश्वासी लगते हैं मुझे आप, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबरेज। हाँ, मतलब जिनको गुलजार साहब के दीदार नहीं होते हैं, वो आप बोल रहे हैं उनसे अपॉइंटमेंट है, फटाफट घुस भी गए। दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो आप कोई बहुत बड़े टैलेंट हो या आप बहुत बड़े झूठे हों। तो उस टाइम मैं बहुत बड़ा झूठा था, क्योंकि टैलेंट का पता नहीं था, कोई नाम भी नहीं था, 23 साल का लड़का था। तो कुट्टी साहब ने दरवाज़ा खोला, वो उनके सेक्रेटरी रहे थे। तो कहते हैं हाँ जी बोलिए। मैंने कहा मेरा अपॉइंटमेंट है। कहते हैं नहीं, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। मैंने कहा जी है, बिल्कुल है। कहते हैं नहीं है। मैंने कहा आप डायरी चेक कीजिए ना, शायद लिखना भूल गए होंगे, जो भी है डायरी में लिखा होगा। तो कहते हैं डायरी मैं ही लिखता हूँ, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। तो मैंने कहा लिख लो ना प्लीज़। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो एक सेकंड। वो गए अंदर कमरे में, कुछ खुसफुस करके आए गुलजार भाई के बाद, ये आया है पागल लड़का, भाग ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। तो गुलजार भाई ने कुछ 15-20 मिनट बाद मुझे बुला लिया। तो मैंने अपने झोले से देवदास की किताब निकाली और बोला ये आप मेरे लिए लिखेंगे। 25 साल बाद वो तो कहानी बनी नहीं। गुलजार भाई ने चाय पिलाई और मेरे को डिसपॉइंट नहीं किया कि निकल जाओ, ऐसे कैसे आ गए। कुछ तो बोला होगा। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने उनको पूछा 25 साल बाद, जब उन्होंने मुझे मिर्जिया की स्क्रिप्ट दी, तो मैंने कहा गुलजार भाई शायद आपको याद नहीं होगा कि 25 साल पहले 23 साल का लड़का आया था। इन 25 सालों में आपका कभी गुलजार साहब से नहीं, पहले फिल्म के interaction नहीं गाने हुआ? उन्होंने लिखे अक्स के। हाँ। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर के गाने उन्होंने लिखे, मिर्जिया के गाने, स्क्रिप्ट ही लिखी पूरी। तो भाग मिल्खा भाग में एक कपलेट है गुरु नानक का, वो उन्होंने दिया। और एक्चुअली मेरे पिताजी के चले जाने के बाद वो देख नहीं पाए। अक्स का आखिरी दिन का शूट था जब वो गुजर गए। तो गुलजार भाई ही ने, मैं भाई बुलाता हूँ, वो मेरे को बच्चू बुलाते हैं, बट पिता का रोल अदा किया। पिता का रोल उन्होंने ही सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। राकेश जी, जब भी कोई इंडस्ट्री में नया कोई स्ट्रगलर, कोई भी गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि पता नहीं किसके पास जाएं जहां से हमारी यात्रा शुरू हो सके। आपकी यात्रा कहां से शुरू हुई और आपकी उस यात्रा के वो कौन से पॉइंट से, वो कौन से मोमेंट से जब लगा कि अब वापस घर चले जाना चाहिए, ये जगह मेरे लिए नहीं बनी है? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, वैसी मायूसी अगर आप सोचोगे तो आपको मायूसी ही मिलेगी। आप जैसा सोचोगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। शख्सियत है, एक है जिसके पास आप जा सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि मुझे करना क्या है। और वो शख्सियत हम सबके पास है। वो शख्सियत रोज़ सुबह आपको शीशे में दिखती है, उससे पूछ लो अभी क्या करना है, आपको जवाब मिल जाएगा। तालियां बनती हैं इस पर तो। लेकिन रंग दे बसंती, जिस फिल्म की इतनी चर्चा हुई क्योंकि उसमें देशभक्ति का जज्बा, राष्ट्र के प्रति प्रेम का जज्बा, सब कुछ बहुत खूबसूरती से उकेरा गया और बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया। लेकिन फिल्म को आलोचना भी मिली और ऐसा होता भी है जब कोई भी चीज़ देश से जुड़ी होती है। उस आलोचना को आपने कैसे झेला? अब जब आप जंग के लिए निकलते हैं तो सीने पे गोली खानी पड़ती है। कितनी गोलियां लगी? तो दिखाया आपने ऐसे? ये तो गब्बर सिंह का डायलॉग है, कितनी गोलियां। तो बट फिर भी नहीं, प्यार बहुत मिला।
और प्यार के साथ दो चार थप्पड़ लग जाएं तो क्या बुरी बात है। इतना प्यार मिला रंग दे बसंती के बाद, इतनी मानता मिली, और लोगों का प्यार आज भी मिल रहा है। आज मुझे मिले, आपके ही कॉलीग थे, और वो बोले कि मेरा 13 साल का लड़का है और मैंने उसको पहले रंग दे बसंती दिखाई और उसको अच्छी लगी। तो मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं था जब मैं बना रहा था कि ये आपको ये आज भी याद अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स ये अपील करी, ये बात अच्छी लगी। या एंड अभी कुछ IMDb करके हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है मूवी का डाटाबेस का, 250 ऑल टाइम ग्रेट फिल्म्स में मैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, सारी लैंग्वेजेस में, मलयालम, इफ आई एम मिसिंग समथिंग, भोजपुरी, जो 250 टॉप की फिल्में, उसमें रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग दोनों हैं। ये ऐसा अचीवमेंट है, बहुत कम लोगों को हासिल हुआ होगा। लेकिन दिल्ली 6 का मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया आप उस एरिया से हैं, और उस एरिया को जिस खूबसूरती से आपने दर्शित किया है दिल्ली 6 में, वहाँ पर एक प्रेम कहानी रच दी, वहाँ की गलियों को दिखाया, वहाँ के जो खाने पीने की चीज़ें हैं। दिल्ली 6 एक अलग ही जगह है राकेश जी, और उस फिल्म को भी जब हम उस चश्मे से देखते हैं, ख़ास तौर पर दिल्ली वाले इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप उस जगह पर जाइए तो उसकी एक अपनी ही पहचान, एक अपनी खुशबू है। लेकिन उसको फिल्मों के ज़रिए इतने बड़े पर्दे पर लाना, कहीं ना कहीं था आपके मन में डर कि लोग एक्सेप्ट करेंगे? अरे डाउन साउथ भी फिल्म देखी जाती है, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह, दिल्ली 6 में बना रहा हूँ, ये तो एक छोटी सी जगह की बात हो गई। दिल्ली 6 से मेरे को बहुत कुछ मिला है, और मैं मतलब पला बड़ा वहीं हूँ, नानी का घर वहाँ, दादी का घर उधर, मतलब माता पिता के पुश्तैनी घर उधर। तो वैसे तो मैं ल्यूटन दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और बट हर शनिचरवार इतवार को वहाँ पहुँच जाते थे पतंग उड़ाने और ये सब करने। पतंग उड़ाना आपने दिखाया भी उसमें। हाँ, तो बड़ी कमाल की जगह है मेरे ख्याल से। जैसे बोलते हैं ना कि एक पाताल लोक होता है, परलोक होता है, ये होता है, और काशी विश्वनाथ एक तीसरी जगह है, वैसी दिल्ली 6 एक अनोखी जगह है। मैं बहुत पूरी दुनिया में घूमा हूँ और पुराने शहर देखे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है गलियों में घूमना, स्पेन में हो या रोम में हो, इंग्लैंड में हो, UK में हो, कहीं भी हो। बट ये दिल्ली 6 जो दिल्ली 110006, तो दिल्ली 6 कुछ अजीब ही जगह है। मतलब वहाँ क्या होता है सर? अजीब मतलब खाना वो आपको बता देंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए उनके हिसाब से। तो आपको उनके और प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, वहाँ जाके पूछ लीजिए। ये सुबह से पान की दुकानों पर, चाय की दुकान पर चर्चा होती है। चाय से शुरू होता है सुबह 4 बजे टाउन हॉल के आगे, और आधी रात तक चलता है भोलूराम की दूध की दुकान पे। भोलूराम की दूध की दुकान जी। कितने लोग जानते हैं भोलूराम की दूध की दुकान? ये चरखे वालों में है, नहीं आपको बड़ा तो वहाँ जाइएगा, इतनी मोटी मलाई मिलती है, मलाई मिलती है वहाँ। और कौन सा जायका याद है आपको? नहीं, मेरे को दिल्ली 6 का कमाल ये था कि वो फिल्म इसलिए बनाई थी कि आप एक गली क्रॉस कर, आप चांदनी चौक में जब घुसते हैं, हम में से कितनों ने चांदनी चौक देखा? जरा हाथ खड़ा कीजिए। सभी ने देखा है, सभी के हाथ उठे ना। तो आप जब लेफ्ट, यस में बोलिए, यस जी हाँ। तो वहाँ की एक मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ जो मेरे को दिल्ली 6 बनाने में मजबूर हुआ मैं। आप जब लेफ़्ट मारते हैं चांदनी चौक पे मेन रोड से, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे गौरी शंकर मंदिर है 800 साल पुराना, उसके डायगनली ऑपोजिट एक चर्च है, चर्च के नीचे चाट की दुकान है, उसके डायगनली ऑपोजिट शीशगंज गुरुद्वारा है, उसके ऑपोजिट हल्दीराम है। हल्दीराम से पहले अब मैकडोनल्ड भी खुल गया। सीधा देखते हैं तो फतेहपुरी मस्जिद है, और फतेहपुरी मस्जिद में वहाँ के मौलाना जो थे हमें क्रिकेट खेलने देते थे क्योंकि जगह की कमी होती थी। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो लाल किले पे तिरंगा लहरा रहा है। तो
तो इट इज़ लाइक अ माइक्रोज़म। अगर इंडिया को आप पैक कर दें तो वो उसमें आ जाता है। और इतने लोग एज पर नेशनल जोग्राफिक, ओल्ड दिल्ली, दिल्ली 6 दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है अगर आप पर स्क्वायर फीट लें। और ये मैंने स्कूल में पढ़ा था, उस टाइम 173 लोग थे पर स्क्वायर फीट में। इतने लोग कि जैसे एक नल में से लोग टपक रहे हैं, टप एक लोग, टप एक और लोग, टप 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 टप, और वो नल बंद करना कोई भूल गया है। वो अभी तक चल रहा है और अभी तक नल से लोग टपके जा रहे हैं। छतें भी मिली हुई हैं वहाँ के, एक दूसरे की छत पे टाप के जा सकते हैं। छतें का बहुत बड़ा रोल था उस फिल्म में, आपने क्योंकि कितनी छतें लांगी? छत पे रोमांस भी होता क्योंकि है। आप नानी के जाते थे ना, तो हाँ। याद तो होगी कौन सी सहेली थी वहाँ, कौन से दोस्त थे, कौन सी छतें टापी, किससे मिलने गए। हाँ, क्योंकि गार्डन्स की कमी है, तो जो छत थी वो टेरेस थी, और छत पे सोते थे, छत पे ही उठते थे, छत पे ही रोमांस होता था, वही छत रोमांस पे ही पे ही आ लड़ाइयाँ रही थी होती मैं थी। सर। हाँ, बहुत रोमांस बहुत रोमांस हुआ आपका उधर ही दिल्ली 6 में। आंखों आंखों में तो बहुत हुआ है। और पतंग के जरिए पतंगे भी बहुत उड़ाए। उड़ाए, पेचे भी उड़ाए। चलिए एक बार फिर से सीरियस नोट पर आते हैं, क्योंकि आपकी किताब में एक जगह जिक्र है और मैं वो लाइंस कोट करना चाहूँगी यहाँ पर। आपने अपनी किताब में एक जगह लिखा है, चीज़ें चमत्कारी तरीके से स्वाभाविक रूप से घटती हैं, जैसे ब्रह्मांड एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है और सभी पूर्व निर्धारित क्रम में इस जीवन यात्रा का आनंद उठाते हैं। इसे आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आप कहना क्या चाहते हैं इसमें? मैं कहना यही चाहता हूँ कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो है हमारा कर्म है। अगर हम वो करते चले जाएं तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपकी मदद करता है। लाइक इन इंग्लिश वी से द यूनिवर्स कंस्पायर्स। तो चीज़ें आप मानोगे नहीं, अपने आप होती चली जाती हैं। और आप बस करते चले जाओ, आप अपना काम करो, ज़्यादा सोचो मत। पीछे की सोचोगे तो दुख होगा, आगे की सोचोगे तो एंग्जाइटी होगी, वरी होगा, घबराहट होगी। फ्यूचर की सोचोगे, वो आज की सोचो। अगर एग्जामिनेशन पेपर है वो लिखो, ये मत सोचो आगे मार्क्स कैसे आएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है वो पेपर लिखना, बस। संपूर्ण ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक लाने की कोशिश करता है। 100%। ये तो दीपिका पादुकोण वाली लाइंस हैं सर, जो उसने कहा था ना, कोई चीज़ इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उसके पास लाकर जी मिला दे। जी। नहीं, ये मेरी सोच नहीं है। और ये दीपिका ने जो लाइन बोली, शाहरुख की लाइन थी हाँ दरअसल जी, उस फिल्म में। ये शाहरुख की लाइन, ये दीपिका के लिए, ये हज़ारों साल से ये सोच चली आई है। बड़े बड़े फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स, हमारे संत कबीर, गुरु, सूफी सेंट्स, सब यही बोलते आए हैं कि बस आप अपनी ज़िंदगी का गाना गाओ, बाकी हो जाएगा। दिल्ली आकर सर कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है हमारी ऑडियंस? क्योंकि ये 5वां साहित्य का एडिशन है। नहीं, मेरे को बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि यहाँ पे आज तक का साहित्य उत्सव चल रहा है, और मैं वो झूठ सुन के बम्बई से ट्रेन पकड़ के आ गया। आपने टिकट भी दिया, इतनी बड़ी गाड़ी भेजी एयरपोर्ट। ये उत्सव नहीं है, ये तो महाउत्सव है। ये तो साहित्य का कुंभ कहते हैं, वो चल रहा है। और इस महाउत्सव को और ज़्यादा बल मिलता है हमारी ये जो जनता है इनसे, इनकी तालियों से ही हमारा प्रोत्साहन और हमारा बल बढ़ता है जी। तो एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए भी, जो आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आज तीसरा दिन है साहित्य आज तक का, और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि राकेश जी जैसी शख्सियतें इस मंच को सुसज्जित करती रहें। लेकिन राकेश जी, एक बार फिर से सवालों को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, टोकना चाहूँगा। वो सब लोग अपने चहीते जो टीवी में देखते हैं, जिनको, जो न्यूज़ रीडर हैं, जिनको उन्होंने स्क्रीन पे देखा है और उनके सुख दुख बांटे गए हैं उनके साथ, जब हम कुछ कप जीतते हैं या कहीं कहीं कोई बाढ़ आ जाती है या कुछ हो जाता है, जो उन्होंने आपको देखा है वो आपके साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके थ्रू मेरे जैसे लोग आके इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप इस कुर्सी पे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। अरे खैर, आगे बढ़ाते हुए बात को, ये जो OTT प्लेटफॉर्म नया शुरू हुआ है राकेश जी,
इस दौर की फिल्में उस दौर से कितना अलग थी जब ये प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी बड़ी बजट की फिल्में हैं जो बड़े पर्दे बड़े स्क्रीन तक पहुंचती नहीं हैं, ओटीटी तक सीमित रह जाती हैं, और इसे वक्त की मजबूरी कहें या वक्त का तकाजा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो ओटीटी है, वो बड़ा स्क्रीन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे दर्शक, हमारे लोग जो उन फिल्मों से जुड़ते हैं। अब वो उनकी मर्ज़ी ओटीटी पे देखें या स्क्रीन पे देखें, इसमें मैं बोलने वाला कौन हूँ। नहीं, पर वो जो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी पहले, जब बड़े बड़े स्टार्स आते थे, शाहरुख, सलमान, उनके नाम बोले जाते थे, शाहरुख, वो सब तो ओटीटी में महसूस ही नहीं होता है ना। अब जिसको इस चीज़ की आदत पड़ गई मेरी हो। आखिरी लास्ट फिल्म जो थी, मेरे को भी ऐसे ही लगता था। हमने लास्ट फिल्म बनाई तूफान, परेश रावल, फरहान अख्तर ने बड़ा अच्छा रोल किया उसमें, एक बॉक्सर का, भिंडी बाज़ार से, मृणाल ठाकुर। बट उस टाइम कोविड की वजह से थिएटर वगैरह बंद थे और हमने कहा कि इसको चलो ओटीटी में देते हैं, पता नहीं कब ये कोविड का से छुटकारा मिलेगा। और 80 मिलियन हाउस होल्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड में वो फिल्म पहुंची। तो मेरे ख्याल से ओटीटी जो है वो कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त ही है। वो एक तो आप स्क्रीन पे फिल्म दिखाते हैं, फिर वही फिल्म ओटीटी पे भी आ जाती है, तो एक कमाई का ज़रिया भी बढ़ गया। तो बहुत अच्छा है। एक खासियत है उसकी, जो इंडियन सिनेमा को जो प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास कि वो वर्ल्ड में जाके, एक होता है घर की क्रिकेट खेलना, एक होता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलना, ओलंपिक्स खेलना। तो आप गली में गुल्ली डंडा तो खेलते रहिए। T20 का ज़माना है सर। T20, बिल्कुल। तो यही T20 T20 वर्ल्ड हो रहा कप है। की याद मत दिलाएं, बट आज का मैच अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से। न्यूजीलैंड वाला मैच देखते हैं। हाँ, अच्छा जा रहा है, वो सेंचुरी मार दी है। तो ये भी आपका एक पैशन है, क्रिकेट। क्रिकेट बहुत बड़ा पैशन है, और क्यों ना हो, खेल ही इतना और अच्छा है। फिल्म तो आपने भाग मिल्खा भाग पर बना दी। भाग मिल्खा भाग मैंने एक्चुअली एथलेटिक्स पे नहीं बनाई थी, मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे बनाई थी। ये देश का जब बंटवारा हो गया था, तो लाखों लोग आज़ादी की खुशियाँ मना रहे थे, बट लाखों लोग पार्टीशन का दुख भी झेल रहे थे। और एक घर बढ़ जाए तो मतलब मैं तो शायद सोच भी नहीं सकता कि क्या गुजरी थी। तो वो मैं रिक्रिएट करना चाह रहा था कि वो वाली कहानी मिल्खा सिंह की लाइफ के थ्रू। तो पार्टीशन का दौर आपने अपने बुजुर्गों से सुना, आपने किताबों में पढ़ा, रिसर्च किया, किस तरीके से उसको जीवंत किया? लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, या थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सुन के। जैसे मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो यहाँ तो काफ़ी लाजपत नगर में भी रहा हूँ, तो वो तो पोस्ट पार्टीशन की कॉलोनी थी, तो मल्होत्रा अंकल, सिंधी अंकल थे हमारे, वो सब वही बताते थे कैसे आए। भाग मिल्खा भाग में जब आपने ये कैरेक्टर रोल प्ले डिसाइड किया, आपने उसके लिए अभिनेता डिसाइड किया, उससे पहले आप जीव मिल्खा सिंह से भी मिले होंगे जी। कैसा अनुभव, कैसा एक्सपीरियंस? मैंने मिल्खा सिंह की आत्मकथा पढ़ी, वो गुरमुखी में थी तो पढ़ी नहीं, मुझे आती नहीं थी। तो मेरे अंकल से पूछा, उन्होंने पढ़ी रात को और सुबह आके स्टोरी बताई, बहुत प्यारी थी। तो मैं मिल्खा सिंह को मिलने गया चंडीगढ़, मेरे एक दोस्त ने अपॉइंटमेंट फिक्स किया और मैंने कहा मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ आपकी ज़बानी। तो उन्होंने मुझे कुछ 3-4 घंटे खाना भी खिलाया, सब कुछ किया और कहानी बताई अपनी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने उनकी आंखों में भी आंसू देखे। आप मानेंगे नहीं, मैं चंडीगढ़ से वापस नहीं आया अगले 7 दिन। वहीं जाके मैंने खादी भंडार से कुर्ता पजामा ख़रीदा, एक टूथब्रश ख़रीदा, और होटल में रोज़ जाता था, मैं उनके पास सुनता था, और उसके बाद तो हज़ारों चक्कर लगे। तो ये
कहानी बड़ी अनोखी थी। एक 12 साल का लड़का जिसने अपने माँ बाप भाई बहन चाचा चाची गांव के 2000 लोगों का कत्ल देखा, भाग के निकला, ट्रेन के ऊपर बैठ के किसी तरह दिल्ली या पुराने किले में रिफ्यूजी कैंप था। और रिफ्यूजी कैंप के रिसर्च में ये पता चला कि जब आप कैंप एंटर करते थे तो पेड़ों पे पत्ते नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि लोगों ने सारे पत्ते खा लिए थे। खाने को खाना नहीं था, माँ बाप का साया नहीं, पैर में जूते नहीं। ये बंदा आगे जाके इंडियन रिकॉर्ड बनाता है जो 60 साल तक नहीं टूटा। आगे जाके एशियन गेम्स में डबल मेडल लेता है, एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाता है। आगे जाके कार्डिफ में कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीतता है, वहाँ कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बनाता है। और फिर फ्रांस में जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। ये वही 12 साल का लड़का था। तो ये कहानी तो बोलने लायक थी, मतलब कैसी नहीं बोले जाए। और ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी थी। और फिर उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह ने, मिल्खा सिंह जी तो फिल्म देखते नहीं थे, तो उनको पता नहीं कि इस लड़के पे भरोसा करूं कि नहीं। पर जीव ने रंग दे बसंती देखी थी। वो बहुत फिल्में देखता है, कहता है रोज़ मैं एक फिल्म देखता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ये कोई फिल्म बनाएगा आप पे, क्योंकि लोग उनको ऑफ़र कर रहे थे कुछ इससे पहले, उनको कोई 1.5 करोड़ का ऑफ़र आया था उनकी फिल्म राइट्स के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, बट जो भी है आप बताएं, कर लेंगे। आप मानेंगे नहीं कितने पैसे लिए मिल्खा सिंह ने मेरे से, और जीव मिल्खा सिंह, 1 रुपया। ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था जी। तो आपने एक बहुत ही, उन्होंने 1 रुपया लिया और सोनम कपूर ने 11 रुपये लिए फिल्म में एक्ट करने के लिए। और फरहान ने कहा कि जो मिले, जो मन में आए दे देना, ये तू जो कहानी बोल रहा है दिल से बोल रहा है, बाद में कर लेंगे हिसाब किताब, फिल्म बनाते हैं। और दिल से आपने हमारे साथ बातें भी की। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी जी। हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। तो रॉम यानी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस मंच पर शामिल होने के लिए। थैंक यू।